फ्रीडम इन अथॉरिटी ऑन द राइट टू फ्री स्पीच। देखो गाइस, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार, राइट मतलब अधिकार, और फ्री स्पीच मतलब होता है बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो क्या कह रहा है कि अधिकारों में आज़ादी, कौन से अधिकारों में आज़ादी? कि जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हमारे बोलने की आज़ादी है, उसके अधिकारों के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल होने वाला है। द सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन नॉट एडिंग टू कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच बट लीडर्स मस्ट वैल्यू रिस्ट्रेंट। क्या कह रहा है? देखो, सबसे पहले कर्ब्स मतलब होता है रोकना, ओके, वैल्यू मतलब आदर करना, और रिस्ट्रेंट मतलब होता है संयम करना या फिर रोकना। क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज राइट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सही है। इस राइट का मतलब होता है अधिकार होना, और इस राइट का मतलब होता है सही होना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नाउन है, आर्टिकल द लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट राइट है, किस चीज़ में राइट है, किस चीज़ में सही है? इन नॉट एडिंग टू कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच, कि इसने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर जो नियंत्रण नहीं किया है, उसके लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट सही है। बट लेकिन जो लीडर्स है ना, उनको क्या करना चाहिए? वैल्यू करना चाहिए, आदर करना चाहिए इस संयम का। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बोलने की आज़ादी पर नियंत्रण नहीं किया है, जो कि सही है, लेकिन लीडर्स को चाहिए कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो फ्री स्पीच की वैल्यू है ना, उस पर क्या करना चाहिए? संयम बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो भी मन करे वो आप बोलने लगो, अगर आपको फ्री स्पीच की आज़ादी है तो। इन अ रीसेंट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, फैसला। क्या होता है? वर्डिक्ट मतलब निर्णय, फैसला। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ शोन, देखो गैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा भी3 होता है। देखो सॉरी, हैज़ हैव के साथ हमेशा और हमेशा भी3 ही लगता है अगर उसके बाद वर्ब आता है तो, ठीक है। क्या कह रहा है कि हाल फिलहाल के एक निर्णय में द सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है, क्या दिखाया है? साउंड रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब होता है रुकावट, संयम, और साउंड मतलब होता है बहुत ही कम। तो हाल फिलहाल के एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कम नियंत्रण किया है। वाइल, जब वो क्या कर रहा था? एग्जामिन कर रहा था। वाइल क्या है? प्रीपोजिशन है, इसके बाद अपना वर्ब आया है। वाइल यानी कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में आता है, जैसे यहाँ पे इन है, इन के बाद एडिंग आया, एड मतलब होता है जोड़ना, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कोई एक्शन, इस वजह से यहाँ पे आईएनजी लगा। सेम यहाँ पे वाइल है, वाइल के बाद एग्जामिन आया, एग्जामिन मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो जब वो जांच पड़ताल कर रही थी तब उसने कोई भी रुकावट नहीं की। किस चीज़ की जांच पड़ताल कर रही थी? द इशू ऑफ मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच, यानी कि जो बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका हम क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज करने का काम का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये जो फ्री स्पीच है ना, इसका जो मिसयूज हो रहा था इस इशू पर, इस मुद्दे पर क्या कर रही थी? कोर्ट क्या कर रही थी? एग्जामिन कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, है ना। इस दौरान उसने बहुत ही कम रुकावट लगाया, बहुत ही कम निर्णय लगाया, नियंत्रण लगाया, जब उसने क्या किया? फैसला दिया। और ये फैसला कब का फैसला है? हाल फिलहाल का फैसला है। स्पेशली बाई पॉलिटिकल फंक्शनरी होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। और ये जो मिसयूज हो रहा है, इशू ऑफ मिसयूज हो रहा है, स्पेशली खास तौर से किसके द्वारा किया जा रहा है? जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज है। फंक्शनरीज कहने का मतलब जो अधिकारी हैं, है ना, जो फंक्शनरी, जो अधिकारी, पॉलिटिकल अधिकारी है, जो क्या कर रहे हैं? होल्डिंग ऑफिस। होल्डिंग ऑफिस मतलब होता है किसी खास फुल पोजीशन को क्या करना? ऑक्युपाई करना। कहने का मतलब कि कोई पोजीशन है, कोई गवर्नमेंट अच्छी पोजीशन है जहाँ पे आप कार्य कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं होल्डिंग ऑफिस। क्या कह रहा है कि जो इशू ऑफ मिसयूज है स्पेशली किसके द्वारा किए जा रहा है? जो अधिकारी है, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, है ना, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हुए हैं, उनके द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। इसको एग्जामिन करते हुए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कम नियंत्रण लगाया है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, और कुछ बता सकती हूँ मैं, किसी के द्वारा ही कुछ ना कुछ मिसयूज़ किया जाएगा, इसी वजह से बाई हुआ, द्वारा जब भी आए ना हिंदी, ठीक है, तो या तो बाई लगता है या तो थ्रू लगता है, ठीक है, थ्रू, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ, टू द क्रेडिट ऑफ मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर किसी को क्रेडिट दे देना, किसी को बोलना कि तुम्हारी वजह से ये काम हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट इट डिड नॉट मेक एनी एडवेंचरस अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी स्पेल्ड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि सबसे पहले हिंदी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो गाइस, ये तो मैंने बता देना प्रशंसा करना होता है,
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब होता है 5 जजों का पैनल या फिर 4 जजों का पैनल या फिर 6 जजों का, ऐसे बैठा दिया जाता है कि आप किसी मुद्दे पर क्या दो, जजमेंट दो, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है। एडवेंचरस मतलब होता है साहसी, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, स्कोप मतलब होता है दायरा, और स्पेल्ड आउट मतलब होता है ऑलरेडी जो एक्सप्लेन किया गया हो, जो डाल दिया गया हो, जो इंक्लूड कर दिया गया हो। ठीक है, जो सम्मिलित कर दिया गया हो। हमने क्या क्या सीखा। टू द क्रेडिट ऑफ मतलब होता है प्रशंसा करना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमने बता दिया। एडवेंचरस मतलब होता है साहसी, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, एक्सकोप मतलब होता है दायरा, और स्पेल्ड आउट मतलब होता है इंक्लूड करना। क्या कह रहा है कि इट इज़ द टू द क्रेडिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये जो है जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाता है ना। डैट कि इट डिड नॉट मेक एनी, कि इसने कोई भी एडवेंचरस साहसी अटेम्प्ट नहीं किया। ये जो क्रेडिट जाता है, कौन सा क्रेडिट, यहाँ पे जो फ्री स्पीच पे कोई भी नियंत्रण नहीं डालने का जो क्रेडिट जाता है वो क्रेडिट जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, जो उसने कोई भी साहसी अटेम्प्ट नहीं किया क्या करने का, बढ़ाने का। जो दायरा है ना, जो दायरा, जो रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में जो ऑलरेडी दायरा क्या हो गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, उस दायरे को बढ़ाने की इसने कोशिश नहीं की। अच्छा, समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाती हूँ। देखो, फ्री स्पीच के लेकर एक बेंच बैठाई गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। अब इस बेंच ने क्या किया कि जो मिसयूज है फ्री स्पीच का, उसके लिए जो दायरा, जो स्कोप, जो नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में बनाए गए हैं, उस नियम कानून को और भी इसने नहीं बढ़ाया। क्या करा, एक्सपेंड नहीं किया। और ये क्या है, एक बहुत ही साहसी कदम है। क्या है, एक बहुत ही साहसी कदम है। ठीक है। एडवेंचरस मतलब होता है साहसी, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, स्कोप मतलब होता है दायरा, और स्पेल्ड आउट मतलब होता है सम्मिलित करना, इंक्लूड करना। The context being some rash and intemperate remarks by two ministers, one while serving in Uttar Pradesh cabinet and another in Kerala. There was some expectation that the court should carve out an additional restriction on public servants, either by making the state vigorously liable for their remarks or by evolving a code of conduct enforceable by law. तो सबसे पहले हिंदी समझते। देखो गाइस, कंटेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ में, रैश मतलब होता है कठोर, है ना। इनटेम्परेट मतलब होता है असंयमी, यानी कि जिसके अंदर संयम ना हो। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। सर्विंग मतलब होता है सेवा करना। कार्व आउट मतलब होता है बनाना। और विग्रेसली मतलब होता है परोक्ष तौर पे। और कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचार संहिता। और इनफोर्सिबल मतलब होता है लागू करना। क्या कह रहा है कि अगर इस संदर्भ में बात की जाए कि कुछ कठोर और असंयम टिप्पणी की गई थी, क्या कह रहा है कि देखो, कुछ बहुत ही कठोर और असंयम टिप्पणी की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इसी वजह से बाई आया, दो मिनिस्टर्स के द्वारा कुछ असंयम और कठोर टिप्पणी की गई थी। अगर इस संदर्भ में बात करें तो कौन कौन सी टिप्पणी थी, वन वाइल सर्विंग इन उत्तर प्रदेश, जो पहली टिप्पणी की गई थी जब वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में सेवा दे रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा टिप्पणी किया होगा। और दूसरा क्या था, जब वो केरला के कैबिनेट में काम कर रहे थे तो उन्होंने टिप्पणी दी थी। देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन, कुछ उम्मीदें थी कि जो कोर्ट है ना वो बनाएगी, क्या बनाएगी, अलग से रिस्ट्रिक्शन डालेगी। किस पे डालेगी, पब्लिक सर्वेंट्स पे। क्या करेगी कि जो स्टेट है ना उनको लाइबल कर देगी, यानी कि वो बोल देगी कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कुछ भी अनियंत्रित बोलता है तो जिम्मेदार कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी फॉर देयर रिमार्क्स, उनके टीका टिप्पणियों पे। और या फिर ये कर सकती है कि वो क्या कर सकती है, विकसित कर सकती है, बना सकती है, क्या, आचार संहिता को बना सकती है, जो कि लागू किए जाते हैं नियम और कानून के द्वारा। ठीक है गाइस, समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, दोबारा से समझा देती हूँ मैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ही लंबा सेंटेंस है और काफ़ी ही ज़्यादा इसमें अच्छे अच्छे वोकैब भी है। जैसे कार्व आउट मतलब होता है बनाना, सर्विंग मतलब होता है सेवा करना, विकरेशली मतलब होता है परोक्ष रूप से, रैश मतलब होता है कठोर, इनटेम्परेंट मतलब होता है असंयम, और कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया फ्री स्पीच के बारे में, तो लोगों को ये उम्मीद थी, है ना, कि जो दो रिमार्क्स हुए हैं ना, जो दो टिप्पणियाँ की गई, एक टिप्पणियाँ कब की गई, जब वो पब्लिक सर्वेंट किस में थे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में थे, और दूसरे केरला के
कैबिनेट में थे, तो उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की होंगी, है ना। तो इन टिप्पणियों को देखते हुए कुछ एक्सपेक्टेशन थे कि ये जो बेंच है ना, ये और भी अधिक कठोर नियम लाएगी पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर। उम्मीद ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो क्या करेगी, जो स्टेट है उनको जिम्मेदार बना देगी। लाइबल मतलब होता है जिम्मेदार बना देना, किसके लिए, उनके रिमार्क्स के लिए। उनके रिमार्क्स का मतलब पब्लिक सर्वेंट्स के रिमार्क्स के लिए, यानी कि टिप्पणियों के लिए। या फिर कोर्ट क्या करेगी, आचार संहिता लागू कर देगी, जो कि लॉ के द्वारा लागू किए जाते हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना, ठीक है। द 4 जजेज, यानी कि इस बेंच में कितने जज थे, 4 जजेस थे, हु साइंड ऑफ ऑन द मेन ओपिनियन एज वेल एज द 5th जज। अच्छा, 5 जज थे, ठीक है, 5 जज थे। 5th judge, who wrote a separate one, correctly concluded that the specified grounds for reasonable restriction in Article 19 are exhaustive and nothing further can be added by judicial fight। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे साइन ऑफ मतलब होता है कि किसी भी ओपिनियन को फॉर्मली क्या कर देना, अप्रूव कर देना। किसी भी ओपिनियन मतलब होता है किसी भी विचार को फॉर्मल रूप से अप्रूव कर देना, क्या होता है, साइन ऑफ हो जाता है, ठीक है। कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। ग्राउंड्स मतलब होता है आधार। एग्जॉस्टिव मतलब होता है विस्तृत, है ना, बड़े लेवल पर। और फाइट मतलब होता है मनमाना आदेश। फाइट मतलब होता है क्या, मनमाना आदेश। तो क्या कह रहा है कि जो 4 जजेस थे ना, जिन्होंने इस ओपिनियन को क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया। क्या कर दिया, इस ओपिनियन को अप्रूवल दे दिया कि हम कोई और अलग से नियंत्रण नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ जो 5th जज थे ना, उसने क्या किया, एक अलग से सेपरेट वन क्या किया, ओपिनियन बनाया, अलग से उनका एक अपना विचार था। करेक्टली उन्होंने क्या किया, कंक्लूड किया, यानी कि उन्होंने ख़त्म किया। क्या कंक्लूड किया, क्या निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। उन्होंने करेक्टली सही तौर से निष्कर्ष निकाला कि जो स्पेसिफाइड, यानी कि जो आधार है ना, जिस आधार पर फ्री स्पीच की आज़ादी मिली है, फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ओके, जो आधार है ना, जो रिस्ट्रिक्शन के, जो नियंत्रण के जो स्पेसिफाइड आधार हैं, स्पेसिफाइड मतलब जो हमारे संविधान में बताए गए हैं कि हमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, क्या नहीं लगाने हैं, तो वो कहाँ बताए गए हैं, आर्टिकल 29 में। आर एग्जॉस्टिव, वो क्या है, बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही विस्तृत है। एंड और नथिंग फर्दर कैन बी एडेड बाय जुडिशियल फाइट, और क्या कह रहा है कि कुछ भी हम अलग से नहीं ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसके द्वारा, जो हमारे जुडिशियल मनमाने ढंग से, यानी कि हम कानूनी तौर पे मनमाने ढंग से और उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे समझ आया कि 5 जजेस थे, उन्होंने क्या किया, जो मेन ओपिनियन थे ना, उसको अप्रूवल दे दिया, ठीक है, फ्री स्पीच को लेके, ठीक। और लास्ट में उन्होंने यही कंक्लूड किया, यही उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो हमारे आधार है, जो हमारे नियम कानून है रिस्ट्रिक्शन को लेके आर्टिकल 19 में, वो बहुत ही बड़े हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैं, और हम कुछ आगे ऐड नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल कानूनी मतलब कानूनी मनमाने ढंग से। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे गाइस थोड़े से मैं वो ये ग्रामर बता देती हूँ। क्या कर रहा है, देखो गाइस, यहाँ पे जजेज है, जब भी 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 के साथ कोई भी नाउन है तो सिंगुलर, उसके बाद 2 से लेकर कोई भी है तो आपके साथ नाउन क्या होगा, हमेशा हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये अपना जजेज क्या होगा, प्लूरल हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, एज वेल एज से अगर कोई भी 2 सेंटेंस जुड़ा हो तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हमेशा और हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। यहाँ पे रोट इस वजह से लिखा गया गाइस, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो भी लिखना था वो लिखने का काम उनका ख़त्म हो गया, यानी कि जो भी उनको ओपिनियन देने थे, जो भी उनको जजमेंट देने थे, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। कंक्लूडेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है ना, वर्ब है, यानी कि क्या करना, कंक्लूड मतलब मैंने क्या बताया, निष्कर्ष निकालना, जो कि क्या है गाइस, वर्ब हुआ ना, क्योंकि एक्शन हो रहा है। और ये वर्ब कैसे हुआ, करेक्टली हुआ, सही तरीके से हुआ, यानी कि वर्ब को बताए कि कैसे हुआ, वो क्या होता है, एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ग्राउंड्स, ग्राउंड्स यहाँ पे क्या है, आधार है ना,
ये क्या है, नाउन है। नाउन है क्यों, क्योंकि आर्टिकल द लगा। और स्पेसिफाइड क्या है, एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो आधार है वो कैसा आधार है, स्पेसिफाइड है, जिसको ऑलरेडी हमने स्पेसिफाई कर दिया है, बता दिया है। तो जो नाउन के बारे में बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हु आर एग्जॉटिव, है ना। यहाँ से यहाँ तक अब कोई कुछ भी बताने के लायक नहीं है। देखो कैन के साथ बी आया तो V3 आता है। ठीक है, कैन, कुड, माइट, शुड, ये सब क्या है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। ठीक है, इनके साथ अगर बी आता है ना तो हमेशा हमेशा उसके बाद V3 ही आएगा, यानी कि अगर वर्ब आता है ना तो V3 फॉर्म में ही आएगा। फाइट मतलब होता है मनमाने ढंग से। द मेजोरिटी, देखो गाइज मेजोरिटी मतलब होता है एक से ज़्यादा लोगों के विचार अगर सेम हो तो वो होता है मेजोरिटी, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो मेजोरिटी में पीपुल थे ऑल्सो डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है मना कर देना, उन्होंने भी मना कर दिया। टू एक्सपेंड की वो बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, दो नोशन, नोशन मतलब होता है विचार, है ना। ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स लाइबिलिटी ऑन द स्टेट फॉर सच रिमार्क्स, क्या कह रहा है कि जो मेजोरिटी में अधिकारी थे या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो इस विचार को बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं, कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मिला जुला रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हम किस पर दायित्व डाल दें, किस पर दायित्व डाल दें, ऑन द स्टेट, यानी कि राज्य सरकार पर सच रिमार्क्स, ऐसे टिप्पणियों के लिए। देखो क्या कह रहा है कि 5 जजों की पैनल थी, ओके, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो जो ये फ्री स्पीच पर ये बोलेंगे कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कुछ भी फ्री स्पीच के नाम पे कुछ भी असंयमित टिप्पणी कर देता है ना तो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, राज्य सरकार पे हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेजॉरिटी में जजेस थे ना उन्होंने मना कर दिया कि इस विचार को कि कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका दायित्व हम फिक्स करेंगे, निर्धारित करेंगे किस पर, स्टेट फॉर सच रिमार्क्स, ऐसे टिप्पणियों के लिए। ठीक, जस्टिस B.V. नगरनाथन राइटिंग अ सेपरेट ओपिनियन, यहाँ पे जो 4 जजेस थे उनका अलग ओपिनियन था और एक ऊपर दिया था ना कि उनका अलग ओपिनियन था, तो उन्होंने क्या लिखा, उनका एक अलग ओपिनियन था। ओपिनियन मतलब होता है दृष्टिकोण। डिफर्ड ऑन दिस पॉइंट, यानी कि इस मुद्दे पर उनके जो विचार थे अलग थे। सेइंग इट इज़ पॉसिबल टू एट्रीब्यूट विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इफ अ मिनिस्टर व्यू प्रेजेंट्स दैट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। क्या कह रहा है, सबसे पहले हिंदी समझते हैं। देखो गाइज लायबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, सॉरी यहाँ पे थी ना, डिफर्ड मतलब होता है अलग होना, डिफर्ड मतलब होता है अलग होना। इसके बाद होता है एट्रीब्यूट मतलब होता है जिम्मेदार ठहरा देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। विकेरियस मतलब होता है किसी के बदले में काम करना। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो 5वें जज थे ना, क्या नाम था, B.V. नगराथना, इन्होंने एक अलग से अपनी ओपिनियन दिया जो कि इस पॉइंट से अलग था। उन्होंने ये कहा कि ये संभावना है कि हम जिम्मेदारी दें, रिस्पॉन्सिबल बनाएं उन लोगों को जो किसी के बदले में काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट के लिए कौन काम करता है, पब्लिक सर्वेंट ही तो काम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं और गवर्नमेंट दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी ठहराए किसको, गवर्नमेंट को। अगर कोई मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दृष्टिकोण है, वो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है किसके बारे में, डेट ऑफ गवर्नमेंट एंड इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। क्या कह रहा है कि अगर कोई मिनिस्टर है, अगर उसने कोई टिप्पणी की, कोई विचार रखा जो कि रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दों को लेकर बताता है कि उसने इनका सपोर्ट किया है, तो वो जिम्मेदारी किसको दे देनी चाहिए, गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे लाद देनी चाहिए कि भैया तुम्हारा ये मिनिस्टर है, तुम समझो। ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो एट्रीब्यूट मतलब होता है जिम्मेदारी ठहराना, विकेरियस मतलब होता है किसी के बदले में काम करना, डिफर्ड मतलब होता है अलग, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी दे देना। इसके बाद और क्या है, रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द, अफेयर्स मतलब होता है मुद्दा। आगे पढ़ते हैं। While the issue is largely academic, there have indeed been instances of court taking note of individual ministers' public remarks to transfer sensitive investigation to other agencies based on an apprehension of injustice if a public probe remained with the state concerned. Concerned मतलब होता है संबंधित, प्रोब मतलब होता है जांच, अप्रीहेंशन मतलब हो शंका, टेकिंग नोट ऑफ मतलब होता है ध्यान देना, इंस्टेंसेस मतलब घटता है घटनाएं, और इंडीड मतलब होता है वास्तव में। क्या कह रहा है कि ये जो इशू है, वाइल द इशू इज लार्जली एकेडमिक, जबकि ये इशू क्या है, शिक्षा से संबंधित है।
कई बार ऐसे वास्तव में कई बार ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि कोर्ट क्या करती है, ध्यान देती है। क्या ध्यान देती है कि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स जो हैं, जो प्रत्येक मिनिस्टर है ना क्या करते हैं, जो पब्लिक में टिप्पणियां करते हैं उस पर ध्यान देती है कोर्ट्स, है ना। और जो सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे कि कोई मिनिस्टर ने क्या किया, पब्लिक में जाके कुछ बोल दिया और वो मुद्दा क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है, तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो कोर्ट उस सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन को क्या करती है, अदर एजेंसीज को भेज देती है। और वो भेजती है किस आधार पर, इस शंका पर कि जो इनजस्टिस है ना, जो उसको शंका होती है, कोर्ट को शंका होती है कि इनजस्टिस हो जाएगा, यानी कि इसके साथ न्याय नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी मिनिस्टर पब्लिक में कोई टिप्पणी करता है और कोर्ट को लगता है कि ये मुद्दा जो क्या है, सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है ना, और तो क्या करती है कि ये एजेंसीज को भेज देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि इस मुद्दे पे क्या हो सकता है, इनजस्टिस हो सकता है। इनजस्टिस मतलब उसको न्याय नहीं मिल सकता है। यदि अब पुलिस प्रोब अगर क्या होती है कि पुलिस जो होती है जांच करती है, वो रह जाती है स्टेट कंसर्न, यानी कि स्टेट से संबंधित हो जाती है, तो क्या कहना आता है कि कोई स्टेट है ना, वहाँ की जो पुलिस है ना, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, वहाँ की पुलिस अगर किसी केस को इन्वेस्टिगेशन करें तो कोर्ट को लगता है कि इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। ठीक है, तो उस मुद्दे पे क्या करती है कोर्ट जो होती है, उस केस को अदर एजेंसी को, जैसे सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देती है। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स डू नीड एन ओकेजनल रिमाइंडर। पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं उनको ओकेजनल मतलब ही कभार, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनको ज़रूरत है कभी कभार याद दिलाने की, रिमाइंडर मतलब याद दिलाने की, डैड की दे शुड शो ऑटमोस्ट रिस्ट्रेंट। उनको क्या करना चाहिए, अत्यंत संयम दिखाना चाहिए। और ऑटमोस्ट मतलब होता है अत्यंत संयम दिखाना। जैसा कि देयर पब्लिक अटरेंस टेंड टू गेट सर्कुलेटेड एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर। यहाँ पे हमने देखा अटरेंस मतलब होता है कथन, यानी कि कोई भी टिप्पणी या फिर कोई भी बात। टेंड मतलब होता है राह पकड़ लेना, है ना। और ऑटमोस्ट मतलब होता है अत्यंत। क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स को ज़रूरत होती है कि कभी कभार उन्हें याद दिलाया जाए कि उन्हें सबसे ज़्यादा संयम दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कोई भी कहना, कोई भी बात, अटरेंस मतलब बात, राह पकड़ लेती है। किस चीज़ की राह पकड़ लेती है कि वो जल्दी सर्कुलेट हो जाती है, जल्दी फैल जाती है और इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करती है देयर फॉलोअर्स को, यानी कि उनके फॉलोअर्स को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देयर क्यों लगा, क्योंकि हम पब्लिक लीडर्स की बात कर रहे हैं ना, कि उनका कहना, इसी वजह से यहाँ पे देयर लगा है। अब एक बार वो कैब समझ लेते हैं, पहले समरी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में ये अपना पूरा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया है बोलने की आज़ादी पे, और लीडर्स को चाहिए कि इस चीज़ की ये क्या करें, आदर करें। अब क्या हुआ कि हाल फिलहाल के एक वर्डिक्ट में, एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला देते हुए कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया है। ठीक है, स्पेशली जो फंक्शनरी है, जो अधिकारी है, पब्लिक ऑफिस जो होल्ड करते हैं ना, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर नया नहीं डाला है। अब ये क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ना, इसको ये चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि इसने कोई भी साहसी कदम नहीं उठाया कि वो बढ़ाए जो दायरा है ना, जो ऑलरेडी नियम कानून बनाए गए हैं फ्री स्पीच को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में, उस दायरे को बढ़ाने में, है ना। अब क्या है कि इस संदर्भ में बात की जाए कि कुछ बहुत ही कठोर और असंयम टिप्पणी की गई थी दो मिनिस्टर के द्वारा। एक तो उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट के लिए सर्व करते थे, काम करते थे, और दूसरे केरला के मिनिस्टर, है ना। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, बनाएगी, अलग से रिस्ट्रिक्शन बनाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ये उम्मीद की जा रही थी ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, स्टेट को क्या करेगी, दायित्व दे देगी कि तुम्हारे मिनिस्टर अगर कुछ कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल तुम हो, या फिर आचार संहिता क्या करेगी, लागू कर देगी, जो लॉ के द्वारा लागू किया जाता है, नियम कानून के द्वारा। अब जो
4 जजेस थे ना इस ओपिनियन पे साथ थे और 5वें भी साथ थे, लेकिन इनका एक अलग से और भी ओपिनियन था और इन सबों ने ये कंक्लूड किया, ये निष्कर्ष निकाला कि जो स्पेसिफाइड नियम कानून है आधार है ना, कि इसलिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो नियंत्रण है ना, वो कहाँ है आर्टिकल 19 में, वो क्या है बहुत बड़े हैं, है ना, वो सारे नियम कानून ऑलरेडी बहुत सारे हैं। अब क्या है कि हम अलग से भी जुडिशियल कानूनी फ़ायदे के लिए नहीं कर सकते हैं। अब जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया कि इस विचार को कि कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लाइबिलिटी जो जिम्मेदारी है ना स्टेट पे ऐसे रिमार्क पर थोप दे कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम समझो। अब जो बीबी नगराथन है ना, उन्होंने एक अलग से ओपिनियन दिया अपना, जो कि इस पॉइंट से अलग था, ये कहते हुए कि जो भी गवर्नमेंट के लिए लोग काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दे दी जाए। अगर उनका मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उनके मिनिस्टर का, अगर कोई भी उनका मिनिस्टर है कुछ बोलता है जो गवर्नमेंट के पक्ष में हो, हित में हो, गवर्नमेंट के लिए हो, तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को या फिर स्टेट को दे दी जाए। जबकि ये मुद्दा क्या है, शिक्षा से संबंधित है, विचारों से संबंधित है। वास्तव में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे देखा गया है कि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर है ना, सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान देती हैं और जो पब्लिक रिमार्क्स है, पब्लिक में जो टिप्पणियाँ की जाती है जिसको सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, उसको एजेंसी को भेज देती है, क्योंकि कोर्ट को ये शंका होती है कि इस केस में इनजस्टिस हो जाएगा अगर स्टेट पुलिस इसमें काम करती हैं। अब पॉलिटिकल लीडर को ज़रूरत है कि बार बार उनको याद दिलाया जाए कि भैया तुम बहुत ही सावधानी से काम लो जब भी तुम कुछ बोलो, ओके। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला तो वो जल्दी ही सर्कुलेट हो जाता है, फैल जाता है और आपके जो फॉलोअर्स हैं ना वो भी उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अब टेंड मतलब क्या होता है, फैल जाना या फिर राह ले लेना, राह पकड़ लेना। अटरेंस मतलब होता है कथन, यानी कि कोई भी आपकी बात। एप्रीहेंशन मतलब होती है शंका। ओकेजनल मतलब होता है कभी कभार। प्रोब मतलब होता है जांच। कंसर्न मतलब होता है संबंधित। अटमस्ट मतलब होता है अधिक। इसके बाद इंस्टेंसेस मतलब होता है घटना या फिर उदाहरण। टेकिंग नोट ऑफ मतलब होता है ध्यान देना। टेकिंग नोट ऑफ मतलब होता है ध्यान देना। इंडीड मतलब होता है वास्तव में। एट्रीब्यूट मतलब होता है जवाबदेही। इसके बाद विकेरियस मतलब होता है किसी के बदले में काम करना। लाइबिलिटी मतलब होता है जिम्मेवारी। फाइट मतलब होता है मनमाना आदेश। ग्राउंड्स मतलब होता है आधार। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचार संहिता। साइंड ऑफ याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब होता है विस्तृत। नोशन मतलब होता है विचार। इनफोर्सेबल मतलब होता है लागू करना। कार्व आउट मतलब होता है बनाना। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ। राइस मतलब होता है कठोर। इनटेम्परेट मतलब होता है असंयम। सर्विंग मतलब होता है सेवा करना। स्पेल्ड आउट मतलब होता है बनाना। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। स्पेल्ड आउट मतलब होता है इंक्लूड करना। इंक्लूड करना, इंक्लूड करना, शामिल करना, शामिल होना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। अथॉरिटी मतलब अधिकार। राइट मतलब होता है अधिकार। कर्स मतलब होता है नियंत्रण। वैल्यू मतलब होता है आदर करना। रिस्ट्रेंट मतलब होता है संयम। एग्जामिन मतलब होता है जांच करना। इसके बाद वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। कितना हमने याद किया आगे समझेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ। इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन। इन द कोर्स ऑफ मतलब होता है के दौरान, के दौरान, ठीक है। तो डिस्कशन के दौरान द कोर्ट हैज़ रीस्टेटेड। रीस्टेटेड मतलब होता है फिर से कहना, जो कोर्ट ने है उसने फिर से कहा। एंड क्लैरिफाइड और क्लैरिफाइड किया सेवरल प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि बहुत सारे सिद्धांत को इसने फिर से क्लैरिफाइड किया, यानी कि स्पष्ट रूप से बताया कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है और दोबारा से इसके बारे में रीस्टेट किया, यानी कि बताया, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ मतलब होता है के दौरान। डिस्कशन मतलब होता है बातचीत। रीस्टेट मतलब होता है फिर से कहना। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट और अ सिविल रॉन्ग दैट इज एक्शनेबल। क्या कह रहा है कि सबसे पहले ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मतलब टोर्ट मतलब होता है कि कोई भी पर्सन संविधान के खिलाफ या फिर लोगों के खिलाफ में काम करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करना कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और सिविल रॉन्ग मतलब भी सेम ही आपका होगा, किसी भी पर्सन के अधिकारों के खिलाफ में काम करना। तो कह रहा है कि उसमें क्या इंक्लूड थे, जो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत के बारे में जो कोर्ट ने बताया उसमें ये भी इंक्लूड थे कि अगर कोई भी पर्सन
है ना, वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या फिर किसी भी पर्सन के खिलाफ में काम करता है तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। द मेन ओपिनियन कंक्लूड्स, जो मेन ओपिनियन है, जो उनका मेन विचार था, वो ये कंक्लूड करता है, कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो उनका जो मेन ओपिनियन है ये निष्कर्ष निकालता है डैट अ मियर स्टेटमेंट, मियर मतलब होता है केवल, मियर मतलब होता है केवल, ठीक है, केवल स्टेटमेंट बाय अ मिनिस्टर दैट गोज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट में नॉट बी एक्शनेबल। क्या कह रहा है कि उनका ये ओपिनियन ये भी कहता है कि केवल और केवल कोई अगर स्टेटमेंट दिया जाता है किसी मिनिस्टर के द्वारा जो कि विरुद्ध में, गोज अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध में होना, किसके विरुद्ध में होना, किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत अधिकारों के अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, तो उसके खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे ना जिस पर कोर्ट ने अपने फैसले सुनाए और उसको दोबारा से बताया कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसमें ये भी शामिल था कि केवल और केवल किसी मिनिस्टर ने किसी के विरुद्ध में कोई स्टेटमेंट दे दिया उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, बट बिकम्स एक्शनेबल, लेकिन हम इस पे एक्शन ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट अगर देता है तो एक्शनेबल हो सकता है इफ़ इट रिजल्ट्स इन एक्चुअल हार्म और लॉस, यदि उसके स्टेटमेंट से कोई सच में हार्म मतलब होती है हानि या फिर नुकसान होता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जस्टिस नगराथन ऑन द अदर हैंड कहने का मतलब दूसरी तरफ, होल्ड्स द व्यू मतलब होता है मानना, तो जो जस्टिस नगराथन है वो मानते हैं दैट कि देयर शुड बी अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा, तो वो मानते हैं कि भैया हमारे पास एक सही सा ढांचा होना चाहिए जो डिफाइन कर सके, बता सके, क्या बता सके, एक्ट्स एंड ओमिशन को बता सके। कहने का मतलब कि किसके खिलाफ हमें एक्ट्स करना है यानी कि एक्शन लेना है और किसके खिलाफ हमें छोड़ देना, ओमिशन मतलब होता है छोड़ देना, जो कि बराबर होता है, अमाउंट टू मतलब होता है बराबर होना, किसके बराबर होना, कॉन्स्टिट्यूशन टोर्ट के बराबर होना। कॉन्स्टिट्यूशन टोर्ट मतलब मैंने बताया संविधान के खिलाफ में अगेंस्ट में कोई काम करना। द कोर्ट्स ओवरऑल व्यू, जो कोर्ट का ओवरऑल व्यू देखा जाए डैट की जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर इन्फोर्सेबल, वो लागू होते हैं, किस पर भी लागू होते हैं, इवन मतलब होता है भी, अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स इज इंडीड अ वेलकम वन, एक्टर्स मतलब होता है पार्टिसिपेंट जो हिस्सेदारी लेते हैं। कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है ना वो लागू होते हैं, किसके ऊपर लागू होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं ना उनके भी ऊपर लागू होते हैं। और ये जो कोर्ट ने बोला ये बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने, वेलकम वन है। दिस लार्जली सेटल द क्वेश्चन, ये लार्जली बहुत जो बड़े स्तर पे ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना इसको ये सेटल करता है, ठीक कर देता है, हटा देता है। कौन सा क्वेश्चन को, कि वेदर दीज राइट्स, की ये जो अधिकार है ना, ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, आर ओनली वर्टिकल, केवल और केवल पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है। वर्टिकल मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट, है ना। तो कह रहा है कि बड़े स्तर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना कि ये जो अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये केवल और केवल क्या पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है। तो इस क्वेश्चन का ये जवाब दे दिया कोर्ट ने कि ये जो क्वेश्चन है कि और ये जो वर्टिकल होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स पर जो मौलिक अधिकार लगाए जाते हैं ना वो लागू किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। और हॉरिजेंटल या फिर ये हॉरिजेंटल भी है यानी कि आम लोगों के लिए भी है, जो कि क्या करते हैं, डैट इज इन्फोर्सेबल बाई, जो कि लागू होते हैं बाई वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन पर अगर मौलिक अधिकार के बारे में बात की जाए तो वो भी हमारे इस प्रिंसिपल में लागू हैं। ठीक है, तो इस बार समरी पढ़ लेते हैं। क्या करा कि डिस्कशन के दौरान कोर्ट ने दोबारा से बताया और क्लैरिफाई किया कि जो हमारे प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है। ये बताया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, लोगों के खिलाफ में कोई काम होता है, कोई स्टेटमेंट होता है ना, तो वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब जो मेन ओपिनियन बताता है, कंक्लूड करता है कि केवल और केवल कोई अगर स्टेटमेंट बोल दिया जाए मिनिस्टर के द्वारा जो विरुद्ध है किसी भी पर्सन के फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के लिए, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन
एक्शनेबल हो भी सकता है अगर उसने जो स्टेटमेंट बोला उससे किसी को हार्म हो या फिर किसी को लॉस हो, ठीक है। अब जस्टिस जो नगराथन है ना, वो दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि एक प्रॉपर हमारे पास ढांचा होना चाहिए जो बताए किस चीज़ को हमें सम्मिलित करना है, किस चीज़ को हमें छोड़ना है, जो कि बराबर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, ठीक है। अब जो कोर्ट का ओवरऑल व्यू देखा जाए, उसने ये बोला है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकार है, वो लागू होते हैं प्राइवेट लोगों पर भी, यानी कि आम लोगों पर भी। अब ये जो कोर्ट ने बोल दिया है ना कि ये सबके लिए है फंडामेंटल राइट, तो ये क्वेश्चन जो बड़े स्तर पे पूछे जाते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये वर्टिकल लोगों के लिए भी है या फिर हॉरिजॉन्टल लोगों के लिए भी है, इसने कोर्ट ने इसका आंसर लास्ट में दे दिया, ठीक है। मतलब अंतिम अपना जो निर्णय लिया उसमें ये कंक्लूड कर दिया कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये सबके लिए हैं, ठीक है। एक बार गाइज वो कैप कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेटल द क्वेश्चन मतलब होता है सवालों का निपटान करना। सेटल मतलब होता है निपटान कर देना, ठीक है। एक्टर्स मतलब होता है पार्टिसिपेंट। अमाउंट टू मतलब होता है बराबर। ओमिशन मतलब होता है छोड़ना। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा। ऑन द अदर हैंड मतलब होता है दूसरी तरफ। होल्ड द व्यू मतलब होता है ओपिनियन होना, मानना। इसके बाद कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। मेयर मतलब होता है केवल। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। रीस्टेट मतलब होता है दोबारा से कहना। गो अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध में जाना। और इन द कोर्स ऑफ मतलब होता है के दौरान। क्या क्या हमने सीखा? इन द कोर्स ऑफ मतलब होता है के दौरान। रीस्टेट मतलब होता है दोबारा से कहना। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। मेयर मतलब होता है केवल। इसके बाद गोज अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध जाना। इसके बाद होल्ड द व्यू मतलब होता है मानना। ऑन द अदर हैंड मतलब होता है दूसरी तरफ। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा। इसके बाद ओमिशन मतलब होता है छोड़ना। सेटल द क्वेश्चन मतलब होता है निपटान करना। सेटल मतलब होता है निपटान करना। इसके बाद एक्टर्स मतलब होता है पार्टिसिपेंट। अमाउंट टू मतलब होता है बराबर होना। अमाउंट टू मतलब होता है बराबर होना। अटरेंस मतलब होता है कहना, बोलना। टेंड ये मत याद करो, ठीक है। ओकेजनल मतलब होता है कभी कभार। अप्रीहेंशन मतलब होता है शंका। प्रोब मतलब होता है जांच करना। टेकिंग नोट मतलब होता है ध्यान देना। कंसर्न मतलब होता है संबंधित। ऑटमोट मतलब होता है अत्याधिक। इंस्टेंसेस मतलब होता है उदाहरण। इंडीड मतलब होता है वास्तव में। इसके बाद अपना क्या हो गया? डिफॉल्ट मतलब होता है अलग। एट्रीब्यूट मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना। एट्रीब्यूट मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना। एग्जॉस्टिव मतलब होता है विस्तृत। नोशन मतलब होता है विचार। इसके बाद ग्राउंड्स मतलब होता है आधार। लाइबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना। फाइट मतलब होता है मनमाना आदेश। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचार संहिता। साइंड ऑफ याद मत करो। कंक्लूड निष्कर्ष निकालना। इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना। कार्व आउट मतलब होता है निकालना। कार्व आउट मतलब होता है बनाना। कार्व आउट मतलब होता है बनाना। सर्विंग मतलब होता है सेवा करना। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ में। एडवेंचरस मतलब होता है साहसी। एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना। स्कोप मतलब होता है दायरा। इसके बाद होल्डिंग मतलब होता है फंक्शनरिंग होल्डिंग, यानी कि किसी भी पोजीशन को होल्ड रखना, पकड़ के रखना। इसके बाद होता है स्पेल्ड आउट मतलब इंक्लूड करना। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय। कॉस्ट मतलब होता है रोकना। वैल्यू मतलब होता है आदर करना। रिस्ट्रेंट मतलब होता है संयम बनाना। इसके बाद राइट मतलब होता है अधिकार। अथॉरिटी मतलब अधिकार। और फ्रीडम मतलब आज़ादी। सो गाइज, आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल कहे तो कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।